पोस्ट कोविड 19 के हवाले से मार्केट ट्रम्बल्स हो रही हैं, दुनिया बदल रही है, लोगों के जज्बात बदल रहे हैं और उसके साथ साथ रियल एस्टेट की दुनिया भी बदल रही है। और नाजरीन, आज हम आपको लेके जाते हैं रियल एस्टेट एज विद जिमी सिंह और जिमी सिंह से पूछते हैं मार्केट में, रियल एस्टेट मार्केट में क्या आ रहा है। और जैसा कि आपको जानते ही हैं, जिमी सिंह पिछले 15 साल से रियल एस्टेट की दुनिया से वाबस्ता है, ना सिर्फ GTA बल्कि साउथ वेस्टर्न ओंटारियो और नियाग्रा रीजन के साथ वो बड़ी ही बारीकी से देखते हैं। और आज इनसे ज़रा पूछते हैं हम डिटेल फाइनेंशियल मार्केट में, रियल एस्टेट की मार्केट में क्या उतार चढ़ाव आ रहे हैं और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है आने वाले चंद दिनों में, चंद महीनों में, और बायर, इन्वेस्टर और सेलर का इम्तिजाज क्या होगा। सर जिमी सिंह, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर टुडे टुगेदर विद अस। और आज हम ये अप्रैल मार्केट अपडेट के बारे में पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे जो लोग आ रहे हैं वो सुनना चाहते हैं कि आपकी क्या राय है अप्रैल मार्केट अपडेट के हवाले से। सो लास्ट टाइम रिजवान जैसे हमने बात किया था, इट वाज एक्सपेक्टेड कि अप्रैल में अपना सेल्स प्लंज होंगी, क्योंकि जो लोग हैं दे आर यूज्ड टू ओपन हाउसेस, फ्रीली मूव अबाउट। तो जैसे कनाडा ने एकदम बैन लगा दिया कि हम ट्रैवल नहीं कर सकते, सो इंटरनेशनल जो इमिग्रेंट्स थे वो भी स्टॉप हो गए। और उसके बाद जो सेलर थे उनके जहन में फियर आ गया कि रैंडम बंदे मेरे घर में आएंगे, आई डोंट वांट टू गेट अफेक्टेड, so they are holding on to list their properties on market। तो उससे हमारा लिस्टिंग्स भी डाउन है एंड ऑब्वियसली सेल्स ऐसे डाउन है कि जो बायर थे सम गॉट स्केर्ड के पता नहीं मेरी जॉब रहेगी, मेरी जॉब चली जाएगी। सो प्रीटी मच ऑल अक्रॉस GTA, लंदन, ओंटारियो, कनाडा, हर जगह सेल्स कम है। तो अगर हम बात करें प्राइसिंग की, तो मैंने मार्च में बात किया था कि रियल एस्टेट में प्राइस का इतनी जल्दी इम्पैक्ट नहीं होता। इट्स नॉट अ स्टॉक मार्केट कि सडनली प्राइस 10-15% कम हो जाएगी, वो लॉन्ग टर्म एडजस्टमेंट होती है। सो अगर हम अपना डाटा की बात करें, बिफोर वी मूव टू डाटा, रियल एस्टेट में हमेशा 4-5 चीजें होती हैं जो बहुत मायने रखती हैं। सबसे पहले कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। तो अगर कंज्यूमर कॉन्फिडेंट है वो बाहर निकलेगा, ही विल पुट अ ऑफर। एंड देन ऑब्वियसली देयर इज अदर एंगल्स, जैसे इमिग्रेशन हो गया। इमिग्रेशन इज द बिग ड्राइवर। तो लोग माइग्रेशन करके दुनिया के कोने कोने से कनाडा में आते हैं, सो दैट इज सेकंड। थर्ड इज बेसिकली क्रेडिट की अवेलेबिलिटी, कि बैंक जो है वो फ्रीली आपको मॉर्गेज दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। दैट्स द थर्ड थिंग। सो कहने का बात ये है कि अगर ये सारी चीजें हमारे पास रहे, लोगों की जॉब भी रहे, सो मार्केट विल बाउंस बैक। पर अगर हम नंबर देखें, सो दीज आर द स्टैट्स। जो सेल्स है अपना अप्रैल 20 में जो सेल्स हुई हैं, दे आर डाउन 67% GTA में एज कंपेयर टू अप्रैल 2019। और अगर हम बात करें अब प्राइसेस की, सो प्राइसेस आर प्रीटी मच फ्लैट। तो इस साल का जो हमारा डाटा ट्रेब का आया है, टोरंटो रीजनल रियल एस्टेट बोर्ड का, वो बताते हैं कि जो प्राइस लास्ट ईयर थी वो थी एवरेज 8,20,000 के आसपास अप्रैल 19 में। तो इस अप्रैल में जो प्राइस है वो है 821। सो प्राइसेस हैवंट ड्रॉप्ड दैट मच। और जो सेल्स प्लंज हुई हैं 67%, हिस्टोरिकली 25 सालों में दिस इज द लोवेस्ट जो सेल्स वाइज है। ओह अगर हम वाओ। लास्ट ईयर, हाँ जी, अगर लास्ट ईयर देखें 2019 में अपना इन्वेंट्री कितनी थी मार्केट में, तो लास्ट ईयर सेम महीने में 18,000 लिस्टिंग्स थी GTA में और 10,000 के तकरीबन बिकी थी। और इस साल जो लिस्टिंग्स है मार्केट में वो सिर्फ रह गई है 10,000 और सेल्स तकरीबन हुई है 3,000 के आसपास, राइट। ठीक ठीक। एंड सो एक्टिविटी कम हो गई है फॉर श्योर, पर प्राइसेस हैवंट गॉन डाउन। और इंटरेस्टिंगली अगर हम प्रॉपर्टी टाइप की बात करते हैं, बिकॉज रियल एस्टेट इज ऑलवेज वेरी लोकल, एंड ऑब्वियसली हमने ये देखना भी कौन सी प्रॉपर्टीज मूव कर रही हैं। सो व्हाट वी फाइंड आउट कि जो 905 एरिया है GTA का, उसमें टाउन हाउस और सेमीज जो हैं उनकी एक्चुअली प्राइसेस ग्रो हुई हैं 4.2 एंड 4.4 रिस्पेक्टिवली। जो डीटैच है उनकी प्राइस नेगेटिव 0.8 नीचे आई है, और जो कॉन्डो है वो 1.5% ग्रो किया है 905। अगर हम 416 टोरंटो की बात करते हैं, अगेन सेमी 4% प्राइस बढ़ा, टाउन हाउस 3.5, और जो ठीक। कॉन्डो है उनकी प्राइस एक्चुअली नीचे आई है नेगेटिव 4%।
और जो डिटैच है वो -7.8, राइट। सो सी, जब हम घर खरीदते बेचते हैं, वी हैव टू सी के कौन सा बायर खरीद रहा है। इज इट फर्स्ट टाइम बायर, इज इट जो बंदा वो अपग्रेड कर रहा है घर वो खरीद रहा है, कि जो हाई एंड होम्स है। सो मेरा जो इंस्टिंक्ट था लास्ट मंथ और अभी भी मेरा सेम ही है कि जो हाई एंड होम्स हैं दे विल गेट इम्पैक्टेड मोर, और जो फर्स्ट टाइम बायर हैं जैसे कॉन्डोमिनियम है और जो छोटी प्रॉपर्टीज है उनमें भी इम्पैक्ट होगा। जो फर्स्ट टाइम बायर है बेसिकली जिनकी इतनी सॉलिड जॉब्स नहीं है, दे विल लूज जॉब्स और उनमें प्राइस का डिफरेंस आएगा। पर जो मिडिल मार्केट है दे विल डू फाइन। और अगर हम बात करें लंदन की, तो लंदन का भी डाटा सेम ही बताता है कि जो अप्रैल का महीना था उसमें हमारे पास 55.4% सेल्स कम है, और जो अपना लिस्टिंग्स है वो 50% कम इस वक्त लोग मार्केट में लेके आ रहे हैं। पर अगर हम प्राइस करें तो प्राइस प्रीटी मच लास्ट ईयर के दरमियान अभी लंदन में 0.4% ग्रो किया है। जो ये डाटा है ये है लंदन सेंट थॉमस एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स का। तो वो बताते हैं कि लंदन ईस्ट में प्राइस जो है 3.7% बढ़ी है, नॉर्थ ऑफ लंदन में 4.6, और जो सेंट थॉमस है उसमें 3.1। But again, it depends on the average price point, which in London is still $423,000. So ठीक। as I said, कि ये जो है these are all the facts, but obviously market is dynamic. हमें ये देखना पड़ेगा कि कोविड की जो अपना सरकार धीरे धीरे जब इसको ओपन करेगी इकोनॉमी को, या जब लोग अपना सोशल डिस्टेंसिंग ईज होगी, उस वक्त मार्केट में क्या रिएक्शन होगा। But these are all the numbers I can share with you, as I discuss. So it is a gradual, it's going to be gradual opening and gradual growth. अच्छा, And ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट आपने बात की कि कॉन्डो की कम हुई है और जो डिटैच की भी कम हुई है, लेकिन मिडिल मार्केट की सही है। तो इसका मतलब है कि जो लोग सस्टेन कर सकते हैं, जो एवरेज मार्केट है वो फिर भी वहीं पे ही है इन्वेस्टर के लिए, और या फिर बहुत वो एंट्री लेवल के लिए ज़रा मुश्किलात हो रही हैं। हाँ जी सर, जैसे अभी एक आपसे और मैं शेयर करूंगा डाटा, वो अभी मैं कल न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, जो मतलब उसमें बताया कि जो फाइनेंशियल पोस्ट है, ये मई 11 की फाइनेंशियल पोस्ट कनाडा की है। इसने बताया कि जो मेन इंडस्ट्रीज हिट हुई हैं वो हुई हैं मोस्टली रिटेल। रिटेल की 89.5% जॉब्स है वो डिसअपियर हो गई हैं अप्रैल में। जी बिल्कुल। 89.5। सर्विस इंडस्ट्री आप समझते हैं कि वो सारी वाइप आउट हो हाँ गई जी। है इस वक्त। और जो फूड और उसके बाद आप कहते हैं कि होटल और लेयर है, वो 65.3% लोगों की जॉब चली गई है, राइट। तो उस रिपोर्ट में जो बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल है उसका डाटा कहता है कि जो 1 मिलियन जॉब हमने लूज किया है, 75% जो उनमें से जॉब थी वो थी लो पेइंग ऑक्यूपेशन। सही। ऑब्वियसली जो लो पेइंग स्टार्टिंग होंगे बंदे, पहली बात तो देर लेस वो बंदे कम कम चांस है कि वो घर खरीदेंगे, देर प्रॉब्ली रेंटर्स। और वो खरीदेंगे भी तो बेसिकली जीटीए में स्टार्टर कॉन्डो खरीदेंगे, उनकी इनकम वही है, बिकॉज ठीक। बैंक्स गिव यू 4 times योर इनकम। अगर ठीक। कोई बंदा 40-50 हजार कमाता है तो 4 times of 50 is 200,000, एंड यू नो एज वेल एज आई नो 2 लाख का जीटीए में कुछ नहीं आता, बिल्कुल सही। राइट। बिल्कुल सही। उसी वजह से हमारे लंदन में स्पिल ओवर हो रहा है कुछ सालों से, सेंट थॉमस में स्पिल ओवर हो रहा है, ऑटवा में स्पिल ओवर हो रहा है, विंजर में स्पिल ओवर हो रहा है, क्योंकि दिस इज व्हाट इट इज, यू नो व्हाट आई मीन। सो अगर और बीएमओ की रिपोर्ट एक इंटरेस्टिंग बात बताती है, पिछले महीने में जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनकी जॉब इंक्रीज हुई है 9.4, अच्छा ठीक। 9.4%। हाँ जी। और जो वर्क फ्रॉम होम आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनकी जॉब इंक्रीज हुई है 7.1%, और जो प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग है वो 7.1% इंक्रीज हुई है। सो इट्स नॉट ऑल डूम एंड ग्लूम, इट्स जस्ट कि हम कौन सी मार्केट देख रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम बायर है, जो बंदा अपना सॉलिड है, जिसकी फाइनेंसिंग सॉलिड है, उसके पास सेविंग्स भी हैं, दे आर जंपिंग इनटू इट। पर मोस्टली जो इम्पैक्ट देखा गया है वो यही देखा गया जो बिल्कुल स्टार्टर हैं कॉन्डो वाले, क्योंकि ये साइकिल है जीटीए में। कॉन्डो आज की डेट में 4-5 लाख से नीचे कुछ नहीं आता। सो बेसिकली यू स्टार्ट विद अ कॉन्डो, once you build the equity you go into townhouse or semi, and then you buy a bigger detached property. See, the challenge is higher end property क्यों impact हो रही है, क्योंकि इधर वो बंदे जो थे उनकी मनी थी स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट इज डाउन, ठीक। राइट। और सेकंड ऑप्शन ये थी कि वो बंदे सेल्फ एम्प्लॉयड थे, उनके बिजनेस थे जो बिल्कुल शट डाउन है।
अगर आपकी ट्रकिंग है, आपका रेस्टोरेंट है, pretty much everything is frozen. So they हम्म। can't make a move. अगर आपका घर 1.5 मिलियन का 1.2 मिलियन का है, so it's not going to make एकदम तेजी से वो मार्केट नहीं पिक होगी. But all along the strength is there in townhouses and semi detached. सही सही। तो जिमी, मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है इस फाइनेंशियल टर्मोइल में आप कैसे ऑपरेट करें एज ब्रोकर, आप कैसे ये सारी चेंज को डील करें हैं? आपने शोइंग भी करनी होगी, शायद आपने टेनेंट्स के साथ भी डील करना होगा, हाउ दिस इज वर्किंग आउट फॉर यू एंड योर क्लाइंट्स? Yeah, so definitely it's not business as usual. And I believe कि जब भी कोई ऐसे मसला आता है, there's always opportunity, right? जब भी कोई मतलब प्रॉब्लम आती है, अभी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के पास हमारे पास वर्चुअल टूर, इलेक्ट्रॉनिक साइनिंग, ये सारे टूल, जूम मीटिंग, they were available for long time, but for whatever reason we are not changing that much. But अभी ये हमें फोर्स कर दिया नेचर ने, एक वायरस ने हमें चेंज कर दिया, डिसरप्शन हमारी लाइफ में ले आए कि अगर हमने बाहर जाना है, so we have to take care of our hygiene. So as an agent, what I'm doing is I have my own brokerage, Supermax. I own my brokerage. So I have my own disclaimer जो हम अपना बायर से साइन कराते हैं कि अगर वो प्रॉपर्टी देखने आ रहा है, उसमें मतलब 10-15 पॉइंट है. सो मेनली यही कहता है कि उनको कोई भी कोविड के सिम्टम नहीं है और वो कंट्री से बाहर पिछले 21 दिनों में नहीं गए हैं. एंड अगर वो घर जाते हैं तो वी विल प्रोवाइड देम लाइसोल वाइप्स, we will tell them not to touch anything. सेलर को कहते हैं लाइट ऑन करके चले जाओ. एंड व्हेन वी गो देयर, आई वेयर मास्क, आई वेयर ग्लव्स. अगर मैं किसी चीज को टच करता हूँ, आई वाइप इट, एंड देन वी मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग. अगर वेरी कोई नाइस। बंदा कहता है घर देखना है, तो वी हैव पिक्चर्स, वी हैव वीडियोस, वी सेंड इट टू देम. एंड उनका कोई क्वेश्चन होता है, इफ दे आर सिटिंग इन मिसिसागा लुकिंग टू बाय इन लंदन, तो हम स्काइप पे, जूम पे गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं, एंड देन क्लैरिफाई. एंड देन आजकल हमारा बिजनेस भी है सारा इलेक्ट्रॉनिक हो गया. I'll give you एग्जांपल. पीछे जो मेरे लास्ट मंथ एक डील क्लोज हुई थी, तो क्लाइंट मेरा एक लंदन में था, उसकी मदर थी ओशवा में, और उनका लॉयर था वुड ब्रिज में, राइट? ओके। एंड क्लोजिंग ऐसे थी कि जो पेपर वर्क भेजा सारा इलेक्ट्रॉनिक था, बायर सेलर ने इलेक्ट्रॉनिकली साइन किया, और उसके बाद जो लॉयर था उसने जूम मीटिंग में दोनों क्लाइंट से बात करके इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट साइन किए, जो सीधा बैंक के पास इलेक्ट्रॉनिकली चले गए, और बैंक ने भी जो फंड्स थे डिस्पर्स किए क्लोजिंग के बाद. तो नोबडी टच एनी पेपर, नोबडी इवन मेट. वाओ, और न्यू उसकी मतलब वर्ल्ड, वीडियो न्यू यूएस में भी वेज थी. हाँ ऑफ जी, डूइंग इट। हाँ जी. क्या, न्यू वर्ल्ड एंड न्यू वेज ऑफ डूइंग इट। I think that's the future, Rizwan. I think आने वाले समय में we live in information age. If I have to bet my money on it, I will tell my kids to go in artificial intelligence and these technologies, because this is the future. एक्सलेंट। तो ये आपने बड़ी ज़बरदस्त जिम्मेदाराना बात की है, क्योंकि जो भी आपने हेल्थ के या गवर्नमेंट के जितनी भी तदाबीर हैं, प्रिकॉशंस उन्होंने दिए हैं, आपने उसको अमल दरामद रखते हुए आपने बिजनेस कैरी ऑन किया है, ग्लव्स और मास्क और वर्चुअल टूर्स के साथ साथ। तो ये इट्स वेरी रिस्पॉन्सिबल, कूडोज टू यू एंड योर क्लाइंट्स हु आर एक्चुअली अबाइडिंग बाय दैट। अब इस बारे में, अगर उस क्लाइंट में ये तो था ना कि अगर सेलर खुद ही सेल कर रहा है तो उसके घर वो वैकेंट कर देंगे, अब अगर टेनेंट हो तो उसके साथ आप कैसे डील करेंगे? Sir, same thing, Rizwan. I have a little different opinion as compared to most of the agents. So मैं यार क्लाइंट को ये कहता हूँ कि अगर आप यू कैन वेट, यू शुड वेट, राइट? सी, हर इंसान का सूरत-ए-हाल, हमारी लाइफ के जो माइलस्टोन होते हैं वो रुक नहीं सकते. लोग जी। शादी भी कर रहे हैं, लोगों के बच्चे भी आ रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली सम पीपल आर गेटिंग डिवोर्स, एंड खुदा कोई ना करे ऐसे, पर स्टिल सम पीपल आर गेटिंग पास्ट, और कईयों की रिलोकेशन हो रही है. सो वी कांट होल्ड ऑन दीज इवेंट्स. और अगर किसी ने घर बेचना है टेनेंट के साथ, तो मैं पहले टेनेंट से राब्ता करता हूँ, देखता हूँ हाउ कंफर्टेबल आर दे विद मूविंग एंड स्टफ. अगर वो जी। कहते हैं कि आज की डेट में हमें मूविंग में दिक्कत आएगी, या हर चीज वाले पैसे ज्यादा मांग रहे हैं, मूवर पैसा ज्यादा मांग रहे हैं, और अगर सैलर भी मतलब बैठा हुआ है, अगर लेसन उनको तंगी है कि उनको रेंट नहीं मिल रहा, वील टॉक इन सेपरेट टॉपिक. पर मैं उनको ये कहता हूँ भी आप कोशिश करो, गिव इट अ ह्यूमन एलिमेंट. वो बंदे की लाइफ को डिसरप्ट ना करो. अगर आप वेट कर सकते हो 4-5 माह, तो वेट कर लो. 4-5, लेट इट ओपन अप लिटिल बिट, सो आपके पास फुट ट्रैफिक आ जाएगा.
और इंटरेस्टिंगली मैंने नोटिस किया कि पिछले महीने से आज तक मोस्टली जब मार्केट में लोग कई वैसे ही शॉप अराउंड करते हैं, विंडो शॉपिंग या हम कह सकते हैं, वो हाँ, बंदे हाँ। अभी मार्केट में है ही नहीं. सो द पीपल हु आर आउट देयर दे आर सीरियस, एंड इफ द टेनेंट इज देयर आई मेक श्योर कि मैं उनसे एक रिटर्न में लेता हूँ अपना या ईमेल लेता हूँ कि दे आर कंफर्टेबल. एंड जैसे मेरी कई लिस्टिंग्स हैं, तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर टेकिंग ऑफर्स कंडीशनल अपॉन बेसिकली डिफरेंट टर्म्स. जब हमारा सेलर एक्सेप्ट करता है तब हम शोइंग देते हैं. सो लेट मी रीइटरेट. जैसे मेरी एक प्रॉपर्टी लिस्ट हुई पड़ी है, तो उसमें जब मेरे को ऑफर आई तो मैंने एजेंट को कहा भी आपको मैं शोइंग नहीं दे सकता, लेट्स पुट अ ऑफर टुगेदर. आपने वीडियो देख लिया, पिक्चर्स देख लिया, आपको सारा डिटेल मिल गया, आप ऑफर रखें. अगर मेरा क्लाइंट प्राइस टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करता है तो उसमें हम कंडीशन डाल देंगे कि अगले 10 दिन में मैं आपको शोइंग दिलवा दूंगा, राइट? ठीक। So it is little different. I won't let random strangers walk in the house. It's not safe. And as I said, I have a different opinion. I want clients, उनकी health number one priority है. Real estate can wait. अगर उनको इतनी जल्दी नहीं है. If somebody is in a financial trouble, obviously they can pick a phone, call the bank, and defer the payment for 6 months. वेरी एक्सलेंट। और आप देख रहे हैं रियल एस्टेट एज विद जिमी सिंह, और आपने सुना कि जिमी सिंह कैसे प्रोएक्टिव मेजर्स ले रहे हैं ताकि ना सिर्फ वो उनके क्लाइंट बल्कि जो उनके प्रॉस्पेक्ट जिनसे कनेक्ट हो रहे हैं वो भी सेफ रहें। एक्सलेंट वे ऑफ डूइंग इट। और आपका मुझे बड़ा पसंद आया टुवर्ड्स टेनेंसी कि हाउ आप उनको एक थोड़ी सी जगह देते हैं ताकि दे लिव देयर ओन लाइफ व्हाइल द ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग। अब जिमी मैं आपसे एक हमने ये बात की। जी जी, गो अहेड। मार्केट में ना इन्वेंट्री भी डाउन है. अगर अच्छा, किराएदार जाता है, अगर बिल्डिंग में यूनिट रेंटल देख रहा है, टाउन हाउस घरों का रेंटल के लिए देख रहा है, तो वो भी जो डाउन है, जो अगर टेनेंट मतलब प्लान कर रहे थे मूव करने के लिए, दे पुट देयर प्लान्स ऑन होल्ड. जैसे लेट्स से कोई बंदा कहता है मैंने अपना अगले साल टाउन हाउस से डीटैच में मूव करना है, तो बंदे कहते हैं लेट्स वेट एंड वॉच. अप्रैल सितंबर तक वेट करते हैं, स्कूल तो वैसे भी बंद है बच्चों के, राइट? सो जो एग्जिस्टिंग टेनेंट बैठे हैं वो वेकेट ही नहीं कर रहे. So obviously जो नया बंदा देख रहा है उसको भी दिक्कत आएगी ढूंढने में. So everybody is putting their plans on hold, and I think that's understandable. ओके। नाउ अब हम इस पे बात करते हैं कि ये तो हो गया जो एग्जिस्टिंग टेनेंट्स, एग्जिस्टिंग सेलर्स हैं जो रह रहे हैं। अब आप थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हमारे पास जो सवाल आते हैं ना वो आजकल सवाल आ रहे हैं न्यू कंस्ट्रक्शन के हवाले से। न्यू कंस्ट्रक्शन की क्या अपडेट है अप्रैल में GTA, गोल्डन हॉर्सशू और साउथ वेस्टर्न ओंटारियो की? जो बिल्डिंग इंडस्ट्री जो है, लैंड डेवलपमेंट की जीटीए के सराउंडिंग में, सो एवरेज जो हाउस फॉर्मेशन है जीटीए में 50,000 के आसपास होता है. तो उनका गोल होता है प्रीटी कंसिस्टेंट कि 50,000 यूनिट बनाने हर साल में, ठीक। राइट? एंड इस साल के शुरू में जब मार्केट एकदम फुल सिलेंडर पे जा रही थी जनवरी फरवरी में, देवर एक्सपेक्टिंग 50 तो कभी हुए नहीं, दे आर थिंकिंग कि 38,000 बना लेंगे यूनिट, राइट? एंड व्हाट आई लाइक टू टेल माय क्लाइंट्स इज कि जो हमारा सोचना है कि जो बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन मटेरियल आता है वो सिर्फ 20% 20% चाइना से आता है. जो टिम्बर है, जो कंक्रीट है, जो स्टील है, वी कैन प्रोक्योर इन कनाडा. सो वी आर नॉट डिपेंडेंट 100% ऑन चाइना. और उनकी भी इंडस्ट्रीज जो है अभी ओपन हो चुकी हैं, so उसमें कोई दिक्कत नहीं है. बट अप्रैल 3 में सरकार ने एक रूल लागू किया कि अगर आपकी बिल्डिंग कंप्लीशन के पास है, यू कंटिन्यू विद द कंस्ट्रक्शन. पर अगर आपने स्क्रैच से कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो दे पुट ऑन होल्ड. सो माई थॉट्स आर, क्योंकि जो अपना हाउसिंग स्टार्ट है वो अब डिले हो जाएगा 3 से 6 महीने, क्योंकि जब तक खोलते नहीं है तो बेसिकली लॉकडाउन में 3 से 6 महीने हर चीज लेट हो रही है, राइट? ठीक है, ठीक उससे है। क्या होगा, सप्लाई और टाइट हो जाएगी. जैसे 50,000 यूनिट चाहिए थे, 38 उन्होंने प्रोवाइड करने थे, पर अगर 6 महीने ऐसे निकल जाएंगे तो प्रोवाइड ही नहीं कर सकते. ठीक एंड ठीक। दूसरा ये एंगल है कि हमने एक वीडियो में बात किया था कि नवंबर 18 के बाद जो अपना रेंट कंट्रोल हटा था, सो लॉट ऑफ जो बिल्डर्स थे, डेवलपर्स थे, चाहे आप लंदन ले लो, आप देखोगे कई यहाँ बिल्डिंग्स बन रही हैं कि जीटी में बन रही थी, दे आर प्योरली रेंटल बिल्डिंग्स, राइट? ठीक अफोर्डेबल ठीक। कह लो या कुछ भी कह लो, उसमें रेंट कंट्रोल नहीं था, बंदा जितना मर्जी कर सकता था. पर क्यों आज की डेट में लोगों की जॉब कईयों की चली गई है, कई बंदे अनसर्टन है, तो बिल्डर भी वो प्रोजेक्ट को भी शेल कर रहे हैं. एंड लॉट ऑफ लेंडर्स, they are not looking to fund the projects for that क्योंकि they want to wait it out. So money is there, but people are just holding on to taking action. So supply crunch फिर आ जाएगा दोबारा से. ओके ओके।
तो ये सप्लाई क्रंच जो आएगा, इस सिलसिले में मैं बाद में आपसे टच करता हूँ, लेकिन इससे के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग जो एवेन्यू है या जो क्वेश्चंस है वो है मॉर्गेज के हवाले से। आई नो आपने पिछले एक प्रोग्राम में ये मॉर्गेज डिफरल के बारे में बात की थी, जो गवर्नमेंट 6 माह के लिए दे रही है और हाउ द बैंक्स विल प्रोसेस। लेकिन अभी ये सवाल हमारे पास आया है कि इस पूरे सिलसिले में लेट्स से कोई कोई बायर है, कोई सेलर है, कोई मिड में वो लेके आना, इस पे मॉर्गेज का क्या इम्पैक्ट आएगा? सर मॉर्गेज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है, जैसे मैंने अपने बात लास्ट टाइम करा था कि हमारी जो इंडस्ट्री है, नंबर वन होता है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, राइट? हम्म। जैसे हम रियल एस्टेट किसी चलती है कि हमें लेंडर जो है वो लोन दे सकता है प्रॉपर्टी पे, नहीं, नोबडी इज बाइंग कैश, राइट? सेकंड हम देखते हैं कंज्यूमर कॉन्फिडेंट। तो जो ठीक। मॉर्गेज इंडस्ट्री है उसमें मैं देख रहा हूँ कि आगे क्या होता था, अगर वो रेशियोज आपकी कैलकुलेट करते थे। हमने एक वीडियो में बात किया था कि बैंक कैलकुलेट टीडीएस रेशियो, जीडीएस रेशियो, राइट? राइट। तो राइट। आपकी टोटल डेट रेशियो क्या है, बेसिकली आपकी ग्रॉस इनकम आती है, उसमें से आपके खर्चे निकालने के बाद हाउसिंग के लिए आप कितना रखते हो, मतलब उनकी रेशियो होती है 44% एंड व्हाट नॉट। जब सही। मार्केट अच्छी थी सो दे वर गिविंग एक्सेप्शंस, पर राइट नाउ आई फाइंड अगर आपने घर रीफाइनेंस करना है सो दे स्टॉप गिविंग एनी एक्सेप्शंस, राइट? दूसरी बात क्या है कि अपना आगे जी कईयों की बात, जैसे जॉब्स थी, जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री में जॉब थी, एयर कनाडा में लोग काम करते थे, या आप होटल इंडस्ट्री में काम करते थे। अभी आपका सूरत हाल बदल गया, सो दे आर नॉट रीफाइनेंसिंग योर हाउस बिकॉज दे नीड टू चेक आपका इनकम। इनकम आपका ऑब्वियसली नहीं है तो दे कांट रीफाइनेंस, सो उसके लिए लोग डेफर कर रहे हैं। दैट इज द रिकमेंडेशन आई एम गिविंग मी पीपल, बिकॉज कईयों के पास इतना कैश फ्लो है ही नहीं कि टू सस्टेन, राइट? हम्म। एंड दो दे हैव टू पे इंटरेस्ट डाउन द लाइन जो उनके प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, बट आई थिंक इट इज देयर एंड देन दे हैव नो ऑप्शन बट टू गो टू बी लेंडर्स टू रेज। सी रिजवान, बात इधर ही आ जाती है कि ये जो आज हमारे पास सूरत हाल बना है, it is impressing upon all of the people कि how important it is to have savings। जैसे हमारी दादी कहती थी सेव फॉर द रेनी डे, राइट? सही हम सही। कहते थे ये ओल्ड स्कूल है, हम परवाह नहीं करते, हमारे पास वीजा है, यू नो, क्रेडिट इज वेरी इजीली अवेलेबल। सो हम्म। आज की डेट में हर बंदा बैठ के सोचे कि मैंने इतने सालों में क्या किया है, क्या हम्म। मैंने अपनी रिटायरमेंट के लिए कुछ प्लान किया है, क्या फ्यूचर जनरेशन के लिए मेरे पास कोई नेस्ट एग में ऐसी चीजें पड़ी हैं कि दे कैन सर्वाइव। क्योंकि अगर आज गवर्नमेंट 6 महीने का डेफरल नहीं करती, so there I know there's lot of people who might be over leverage, they are over leverage, कईयों ने रियल एस्टेट भी बहुत ओवर लेवरेज कर करके खरीदी हुई है, दे माइट बी इन ट्रबल। सो नाउ वी हैव टू रीथिंक आवर स्ट्रेटजी कि आने वाले समय में अगर ऐसे कुछ होता है 8-10 सालों में, आर वी प्रिपेयर्ड, दैट इज। एंड मॉर्गेज की सूरत में कह रहा हूँ, मॉर्गेज आर गेटिंग टाइटर, एंड जो बैंक है, इवन अगर गवर्नमेंट कहती है कि आप ये चीजें करो, वो बैंक की मर्जी है कि वो करे ना करे, राइट? जैसे आपको लास्ट टाइम बताया था कि या। प्राइम जो है वो 2.45 के पास है। अगर हम कहीं ब्याज नीचे आया, ओवरनाइट लेंडिंग रेट मतलब नीचे आया, पर जो बैंक है वो अपना स्ट्रिंजेंट क्वालिफाई कर रहा है कि हमारी मार्केट में और प्रॉब्लम ना आए और लोग ओवर लेवरेज करके डेट में ज्यादा ना आए। सो मॉर्गेज मार्केट विल बी टाइट फॉर अ व्हाइल, पर ब्याज ऊपर नहीं आएंगे, दैट इज फॉर श्योर, फॉर लॉन्ग टाइम। राइट। तो ये आपने बड़ा बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक टच बेस किया है, एंड आई थिंक दिस नीड मोर क्लैरिटी, क्योंकि हम पहले भी ये बात करते आए हैं और ऑफ द कैमरा आपसे ये बात हो रही थी कि बेबी बूमर्स और जो मिलेनियल ग्रुप है उसके सिलसिले में, बेबी बूमर्स जो अभी रिटायर हो रहे हैं, जो जिनके पास सेफ्टी नेट था या इन्वेस्टमेंट थी, वो कैसे कर रहे हैं, और जबकि मिलेनियल्स who are living for the day, तो अब दोनों के लिए फिर वो फाइनेंसिंग मॉर्गेज का जो ये मसला आप बता रहे हैं कि आगे आएगा, let's talk a little bit more on it कि क्यों जरूरी है, स्पेशली मिलेनियल जो अभी यूनिवर्सिटी से आए हैं। आई नो इट्स अ टफ टाइम, लेकिन this is the time this is the time of learning lesson and getting opportunity, okay, हमें आगे जाके क्या करना है। मार्केट एडजस्टमेंट तो हमेशा आती हैं, in fact in stock market it was actually 2 years past, क्योंकि हर 10 साल के बाद एक आती है, और it was expected in 2018 कि मार्केट एडजस्टमेंट आएगी, और अभी भी जो मार्केट एडजस्टमेंट आई है, दिस इज काइंड ऑफ फ्लोटिंग, इसको कहते हैं कि ये फ्लोट कर रही है। क्योंकि फ्लोट इसलिए कर रही है क्योंकि मार्केट में इतना ज्यादा बेनिफिट्स और पैकेजेस गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, बिकॉज इट वाज अंडरस्टैंडेबल इट इज हैपनिंग, तो गवर्नमेंट सस्टेन कर रही है उसको।
और इसी वजह से ये इसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट अभी नजर नहीं आया, बट इट माइट बी इन द लॉन्ग टर्म. So let's see me talk about the difference between the saving investment for millennial versus the baby boomers. See, Rizwan, let's step back. Back a little bit. Mm-hmm. So I am in mid 40s. So growing up, I remember my dad used to say, I had a passion of playing sports. मैं college में, school में, I was good in sports. I used to play tennis. And then my dad used to say भी अगर India, I was in India, right? So he was like, अगर sports में तेरा कुछ नहीं बना तो भूखा मर जाएगा. So पढ़ा कर. ठीक है, धक्के पड़ेंगे, क्रिकेट ना खेला कर, right? typical वो feedback from हाँ, parent. तो अगर कोई बंदा ऐसे म्यूजिशियन बनना चाहता है, गिटार बनाना चाहता है, वो कहेंगे भी वो तो सब कुछ ठीक है, तो काम क्या करता है? लड़की वाले भी वही पूछेंगे, ठीक है नहीं? सो कहने का मतलब है कि दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट साइकी. जो उनके माँ बाप थे, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो उन्होंने वर्ल्ड वॉर देखी है, उन्होंने मुश्किल टाइम देखे हैं, उनसे पहले इंडस्ट्रियल एज था, राइट? सो दे आर वेरी सिक्योरिटी कॉन्शियस, राइट? तो हमारी तो मिडिल जनरेशन अभी जो बेबी बूमर थे, जो अभी 60-65 के हो रहे हैं सारे हो, they are the biggest wealth creating generation in our life. उन्होंने अपने सेविंग भी किया, एसेट भी किए, स्टॉक मार्केट में भी पैसा लाया, रियल एस्टेट में भी पैसा लगाया. अभी जो मिलीनियल आ रहे हैं यार, उनकी सोच जो 25 से 35 साल वाले हैं, आई फील सॉरी अबाउट देम इन द सेंस, अगर वो उनको माँ बाप की मदद नहीं मिल रही और वो कॉलेज से बाहर आ रहे हैं, दे हैव डेट्स, राइट? एंड आई वाज रीडिंग अ जर्नल इन अमेरिका, दे आर सेइंग न्यूयॉर्क में जो कुछ हो रहा है, lot of these doctors are coming, उनके पास 3 लाख 4 लाख कर्जा है, and they're actually renting studios in New York, right? And they're under financial stress, and them some people are doing suicide. I don't want to talk about these things, but this is the fact कि जो आज के बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, they are not, उनके पास सेविंग्स नहीं है. And what I want is कि अगर मेरे को कोई यंग बंदा मिलता है, I tell them, अगर आपने लाइफ में अहेड जाना है, basically you have to beg from your parents, get your 5% 10% down, invest in real estate so you can get ahead in life. So let's say अगर हम कोई नया घर बुक कराते हैं, एग्जांपल 5% डाउन 10% डाउन करके बिल्डर में, बाय द टाइम क्लोजिंग होती है, आपकी उसमें इक्विटी बन जाएगी 5 10 15 20%. सो इजी फॉर यू टू मूव हेड इन लाइफ. अगर हम रेंट ही करते रहेंगे, इट्स गोना बी हार्ड. और जो आज की जनरेशन है, दे आर वेरी मच इनटू टेक्नोलॉजी, एक्सपीरियंसेस, और दे आर नॉट सिक्योरिटी कॉन्शियस, दे आर मोर इनटू एक्सपीरियंसेस. तभी आप देखोगे जो आज स्टारबक्स जाओ, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस. सेम कप ऑफ कॉफी मैं घर में पीता हूँ, 10 सेंट भी नहीं मेरे लगते होंगे, राइट? सो आई हैव द चीपेस्ट ब्रांड कॉफी, इट टेस्ट प्रीटी गुड, वॉलमार्ट का ब्रांड है, बट मेरी थॉट प्रोसेस थोड़ी डिफरेंट है. अगर मेरे को लगता है कि मेरे को सेम एक्सपीरियंस कम पैसे में मिलेगा, आई एम नॉट द गाय. आई डू एंजॉय वंस इन अ व्हाइल, बट नॉट टू मच. मेरे को लगता है पैसे सेव करके अपना कोई एसेट बनाया जाए जो रिटायरमेंट. About those things in video down the line, how we can set up a portfolio. But the biggest difference is जो पुरानी जनरेशन था, उनका सिक्योरिटी कॉन्शियस थे, एंड दे आर वेरी कंजर्वेटिव कि डॉक्टर बनो, लॉयर बनो, अकाउंटेंट बनो, एंड आपको अच्छे ग्रेड लेने पड़ेंगे. आई पर्सनली बिलीव, रिजवान, ग्रेड्स आर नॉट लाइक कि गारंटी आप दुनिया में सक्सेसफुल हो गए. देयर इज नो गारंटी, राइट? आज की डेट में यू गॉट टू हैव पीपल स्किल. आप इंफॉर्मेशन एज में रहते हो. आने समय में आवर लाइफ विल बी डिसरप्ट, ऑलरेडी हो चुकी है. आजकल सर्जरी भी करनी होती है, रोबोट्स सर्जरी कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है. सो आज के बच्चों को मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने आगे अपनी लाइफ को आगे लेके जाना है, मेरे ख्याल जो आगे हम बिलियनर की बात करें ना, कि भी अपना फेसबुक वाला बिलियनर है, वो फलाना अपना टेक्नोक्रेट बिलियनर है, मैं कहता हूँ कि ट्रिलियनर भी आएंगे दुनिया में. और वो जो होंगे, वो बंदे होंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या टेक्नोलॉजी में होंगे और हमारी लाइफ का काम करने का तरीके बदल देंगे. करेक्ट. ऑलरेडी मेरा ख्याल है बहुत सारा चीजें बदल चुकी हैं. बड़ी जबरदस्त आपने बात की, और आई थिंक फॉर मिलेनियल दिस इज समथिंग टू फीड ऑन, एंड आई लव दैट पार्ट जो आपने एक्सपीरियंसेस की बात की है, बिकॉज this is the way of the thinking, and this is the way of the process in there. और एक सॉरी टू इंटरप्ट, एक बात और कहना चाहता हूँ. जो आज के पेरेंट्स हैं, अगर आपके बच्चे टीनेजर हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब अपना लेट्स से मिलेनियल्स पढ़ाई कर ली, दे आर स्ट्रगलिंग. आई बिलीव कि दे, अगर वो उनके पास पैसा है एंड दे कैन अफोर्ड टू, दे शुड गिव मनी राइट नाउ व्हेन दे आर अलाइव, राइट?
कि अगर आप 20 साल 30 साल में चले गए तो आपके बच्चा भी तब तक 50-60 का हो जाएगा, he'll be struggling his life. So if you want to help, do it. If you have equity in the house, take some money, put your जो भी उसने करना चाहता है. Let's say you want to invest in property, right? We'll just talk about real estate right now. तो अगर मतलब वो बच्चा इन्वेस्ट करना चाहता है, अगर जीटीए में उसके पास हाथ नहीं पड़ते, अगर ऑटवा जाना चाहता है, लंदन आना चाहता है, विंजर जाना चाहता है, उसको कहो ये लो मेरे से 5% 10% और अपना ड्राइव करो 40-50 मिनट, ड्राइव टिल यू क्वालिफाई, राइट? एंड देन अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है, आपके साथ ही रह रहा है, उसे को अभी जो रेंटल है वो तू संभालेगा, एंड देन बेसिकली वी आर जस्ट पुटिंग मनी ऑन देयर एंड यू कैन सी योर किड्स सक्सीडिंग इन योर लाइफ टाइम. You know what I mean? That's my thought. Some people might think कि उनके पास sense of आ जाएगी entitlement के मतलब मेरा बाप मतलब lot of I'm not saying everybody, but you know it's like a hopeless situation कि बच्चा साथ कब देगा. You rather you know give money now and let your kids flourish and make mistakes तो आप उनको guide कर सकें. excellent point of view. एक्सलेंट पॉइंट ऑफ व्यू. आपने ये ज़बरदस्त एक टिप दिया है लोगों को कि जो बच्चों में इन्वेस्टमेंट की आदत डालना चाहते हैं, जो उनको समझाना चाहते हैं, जो उनको सिखाना चाहते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के हवाले से. सो दैट वुड बी ग्रेट एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट मैसेज कि अगर आप उनको 5-10% देते हैं तो वो जाके यू ड्राइव 40-50 मिनट्स whatever केस में भी you get the investment property and deal with this. So जब ये बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी या जॉब से जैसे ही एक्सपीरियंस लेते हैं और साथ साथ ये बीइंग अ टेनेंट और एज अ लैंडलॉर्ड एक्सपीरियंस होगा, they actually will be way ahead from anyone and everyone in terms of investment. और मेरा ख्याल है फिर उसके बाद उनको ज़्यादा पता चल जाएगा कि कैसे इन्वेस्टमेंट करनी होती है. हाँ जी, we can sit home and read books, watch videos, but nothing beats action when the rubber hits the road, right? अच्छा, अब इस सिलसिले में थोड़ा सा रियल एस्टेट के हवाले से हमने सुनते आ रहे हैं कि बिजनेसेस वो टेनेंट और फिर वो रेंट सब्सिडी के बारे में थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, क्योंकि कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिंग विद द स्मॉल बिजनेसेस. हाँ जी, जैसे पीछे गवर्नमेंट ने अपना पॉलिसी निकाली है भाई, अगर 75% तक जो करंट एग्जिस्टिंग लैंडलॉर्ड हैं, अगर वो आपका रेंट 75% लेके आते हैं, 75% ड्यूज करते हैं, मतलब लेके आते हैं, तो उसमें 50% सरकार देगी विच इज फॉरगिवेबल लोन एंड 25% जो है वो टेनेंट देगा, राइट? ठीक. तो जो लैंडलॉर्ड है बेसिकली लेट्स से मेरा अगर 10,000 किराया है तो कहते हैं भी आप $2,500 का डिस्काउंट दे दो और बाकी उसमें से 5,000 सरकार दे रही है जो फॉरगिवेबल है और जो 2,500 है वो टेनेंट अपनी पॉकेट से देगा. कंडीशन ये है कि आप 3 महीने के लिए, अप्रैल मई जून के लिए भी प्रोग्राम है 3 महीने के लिए, यू हैव टू यू नो एग्री टू दैट एंड देन यू कांट किक द टेनेंट आउट, राइट? चैलेंज क्या है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ वेरी रियलिस्टिक. आई एम टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स हु ओन कमर्शियल प्लेसेस आइदर एज ओनर्स और टेनेंट्स. तो वो कहते हैं भी जो टेनेंट है मेरे को बता रहा था, कहता है मैंने अपनी डेंटिस्ट्री सेट की है, मैंने अपना या रेस्टोरेंट सेट किया हुआ है, उसके अंदर रेनोवेशन में मैंने $1.5 से $4 लाख लगाया है, राइट? जो इम्प्रूवमेंट्स हैं. ठीक. लैंडलॉर्ड कहता है मैंने तो 10 पैसे भी कम नहीं करने, वो तो सरकार ने उनको ऑप्शन दी है, इट्स नॉट मैंडेटरी. लैंडलॉर्ड की चॉइस है, वो प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहता है कि नहीं करना चाहता. ठीक. लैंडलॉर्ड कहता है भी तू मेरे को किराया नहीं दे रहा, मैं बाहर ताला लगा दूंगा और तेरी जो इंप्रूवमेंट, दैट्स अ लॉ, ही कैन कम टुमारो एंड लॉक योर रेस्टोरेंट. जो ऐसे इंप्रूवमेंट्स हैं ही जस्ट कीप इट, और जब नॉर्मलाइज होगा ही कैन पुट अनदर टेनेंट. सो जो बंदे ने 2 लाख 3 लाख की इंप्रूवमेंट्स की हैं, अगर आप डेंटिस्ट हो, आपने अंदर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया, 2.5-3 लाख की मशीनें लगाई हैं, यू विल लूज इट. सो इट्स लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड, यू नो व्हाट आई मीन? वो चाहते हैं भी मेरे को डिस्काउंट मिले, पर दे लॉट ऑफ लैंडलॉर्ड दे डोंट वांट टू गिव डिस्काउंट एट ऑल. इट्स नॉट लाइक रेजिडेंशियल टेनेंसी. we'll talk about residential tenancy as well. उसमें क्या था, अगर आप देखें, हमने मार्च में बात की थी, एक वीडियो में मैंने कहा था भी माय बिगेस्ट कंसर्न इज रेजिडेंशियल टेनेंसी. तो उस जो भी फैक्ट आए हैं वो फैक्ट ये बताते हैं, भी जो पीछे सर्वे किया था वो बताते हैं कि जो लास्ट बार जो टेनेंट हैं अप्रैल में 75% ऑफ देम पेड रेंट ऑन टाइम. तो जो फियर था लोगों का, अभी पता नहीं कितने डिफॉल्ट होंगे, लोगों ने किराया देना छोड़ देना. 75% residential tenants all across Canada paid rent on 1st of April, जो अप्रैल का महीना निकला है. जो उसमें से 15% थे they basically didn't pay the rent, और जो 7% थे
they paid rent in partial. So those are the facts हम्म। तो रेजिडेंशियल टेनेंसी के लिए। और ये जो कमर्शियल टेनेंसी थी उसके प्रोग्राम की क्वालिफिकेशन क्या थी कि आपका मंथली जो किराया है स्मॉल बिजनेस के लिए, आपकी जो लीज है अगर आप रेस्टोरेंट ओनर है, इट हैज टू बी लेस देन 50,000 टू बी कंसिडर्ड अ स्मॉल बिजनेस ओनर, और ठीक। 50,000 से नीचे। एंड देन ऑब्वियसली जो फेडरल गवर्नमेंट है और जो प्रोविंशियल के दायरे में आता है रेंटल वगैरह, सो डग फूड हैज प्रोवाइडेड सम पॉलिसी एज वेल। सो दोज आर ऑल द थिंग्स, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन लैंडलॉर्ड का जो है उसकी मर्जी है, वो 25% किराया छोड़ने को तैयार है कि नहीं। ओके। तो इसमें हाँ वही मैं पूछना चाहता इसमें स्टिल लैंडलॉर्ड की से है कि वो छोड़ना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, वो उसको फोर्स नहीं किया जा कमर्शियल सकता। कमर्शियल टेनेंसी में सर यही फर्क है कि अगर रेजिडेंशियल टेनेंसी में अगर मेरी रेंटल कॉन्डो टाउन हाउस है, मेरा किराएदार अगर पैसे नहीं देता, सो आई डोंट हैव मेनी ऑप्शंस, क्योंकि अगर मैं एविक्शन के लिए जाऊंगा कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता, आज की डेट में उन्होंने फ्रीज किया हुआ है। पर कमर्शियल में अगर मेरी दुकान का किराया नहीं दे रहा, एज अ लैंडलॉर्ड पीपल कैन गो चेंज द लॉक्स, एंड देन बेसिकली अंदर जो भी सामान है आपका उसका नीलामी कर सकते हैं। अगर आपने अंदर इंप्रूवमेंट्स की हैं, अगर आपकी इन्वेंट्री है, जैसे आपकी आई ग्लासेस की दुकान है, दे कैन टेक इन्वेंट्री एंड उसको सेल कर सकते हैं, देयर नथिंग यू कैन डू, एंड द पावर इज विद द लैंडलॉर्ड इन कमर्शियल।